नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 6 जनवरी बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। आज तो काफ़ी सारी मेंस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी चीज़ें हैं। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 2 पॉलिटी, उसमें एक चीज़ है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ने अपना अपना काम करना चाहिए, दूसरे के काम में दखल नहीं देनी चाहिए। इस अनुसंधान में याद करो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जहाँ पर मोदी सरकार पुराने पार्लियामेंट भवन जो कि बहुत ही जर्जरित हो चुका है उसके सामने नया पार्लियामेंट भवन बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए नया घर, ऑफिस, अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्री के ऑफिस बनाने हैं। तो ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसके खिलाफ किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि पहला ये टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है, ये सारा पैसा बिल्डिंग न बनाते हुए गरीब कल्याण योजना में यूज़ हो, और दूसरा कि ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे तो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए एंगल्स। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को रोकने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट ने अगर सोचा है कि गरीब कल्याण की जगह बिल्डिंग बनानी है तो ऐसे सब जो चीज़ होती है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन है। तो कोई भी पॉलिसी या स्कीम उस पर कोर्ट सीधा जाकर उसको रोक नहीं सकती जब तक कि या तो उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला हो या फिर कि कुछ अनएथिकल काम हो रहा हो। तो ये पॉलिसी डोमेन इट इज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव और उस पर बहुत कुछ चर्चा होनी हो तो वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं से इन सब मामलों में अगर कुछ कहेगा तो वो जुडिशियल रिव्यू का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उससे वो एनक्रोच कर जाएगा, उसका अतिक्रमण हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। हालांकि एक जज ने ऐसा लिखा है कि सरकार ने कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोजेक्ट के बारे में जनता को मुहैया की जाए, ताकि ये कि इतने पेड़ काटे जाएंगे और एनवायरनमेंट का लॉस है तो उसके खिलाफ और क्या क्या कदम उठाए गए हैं, नए पेड़ लगाए जाएंगे कि नहीं, वो सब अगर जनता को जानकारी रहे तो इस प्रकार के पिटीशन भविष्य में कम हो। तो ये मेंस पेपर 2 सेपरेशन ऑफ पावर में सीधा आपको नहीं पूछेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है, लेकिन कहीं और आप जब बात कर रहे हैं तो ऐसे जजमेंट का कुछ जिक्र कर सकते हैं। एथिक्स मेंस पेपर 4 में एक बार यूपीएससी ने पूछा था एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स का जवाब क्या हो सकता है वो मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर के एक रविवार के वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो देख लेना। आज ऐसा ही एक दूसरा मुद्दा पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स एथिक्स। खेल कूद में नीति शास्त्र कैसे हो सकता है? आप मुद्दे सोचना शुरू करें। पहला, खेल में होती है स्पर्धा और स्पर्धा ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग करता है, वो सब स्टीरॉयड और ऐसे द्रव्य लेकर अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करता है तो वो अनएथिकल होगा। रशिया के अंदर सिस्टेमेटिकली बहुत सारे खिलाड़ी ऐसा ही करते थे, सरकार उनकी मदद भी करती थी। तो आगे चल के आप याद करें कि कैसे कंट्री को ही बैन कर दिया है और वो ओलंपिक और दूसरे बड़े खेलों में अपना झंडा नहीं लगा सकते वगैरह। तो एथिक्स का ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा है मैच फिक्सिंग। जानबूझकर खिलाड़ी हार जाए पैसा कमाने के लिए। ऐसा मैच फिक्सिंग सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता, फुटबॉल और टेनिस में भी ऐसे केस पाए गए हैं और लोगों को सजा मिली है। एथिक्स का एक मुद्दा है महिलाओं का सम्मान, उनके अधिकारों की रक्षा। अमेरिका में एक ऐसा केस आया था जहां पर एक जिम्नास्ट कोच ने सालों तक बहुत सारी लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। एथिक्स में आता है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लेकिन हम पाते हैं यूरोप में फुटबॉल में अपनी टीम हार जाए तो सामने वालों के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, स्टेडियम तोड़फोड़ करना, ये होता है। महिला अधिकारों में अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें पुरुषों के मैच का जितना अवार्ड मनी हो तो महिलाओं को भी इक्विवेलेंट मिलना चाहिए, लेकिन टेनिस, चेस में महिलाओं के जो टूर्नामेंट होते हैं उसका अवार्ड प्राइस बहुत कम होता है। फिर आईपीएल में इन्वेस्टमेंट के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ आरोप लगते हैं। बीसीसीआई वो खुद को हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जानकारी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऐसी सब उनकी नॉन ट्रांसपेरेंट एक्टिविटीज़, जिसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, उन्होंने एक अपनी कमेटी बिठानी पड़ती है वगैरह। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव। अगर कोई क्रिकेटर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करे जो कंपनी बीसीसीआई को ही क्रिकेट के बैट, बॉल, हेलमेट सप्लाई कर रही हो तो वो होता है हितों का टकराव, क्योंकि फिर ये माना जाता है कि वो क्रिकेटर बीसीसीआई में सिफारिश भी लगा सकता है, ये तो मेरी कंपनी है तो आप बैट, बॉल और हेलमेट इन्हीं से खरीद लो। ऐसे कुछ आरोप कोहली के सामने घूम फिर के लग रहे हैं। खैर स्पेसिफिकली हमने किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक मुद्दा चल रहा है कि क्रिकेटर्स आर इन्वेस्टिंग इन फर्म्स दैट हैव बिजनेस डीलिंग विद बीसीसीआई। स्पोर्टिंग फेडरेशन, चाहे वो शूटिंग निशानेबाजी का हो, आर्चरी, तीरंदाजी का हो, फुटबॉल, हॉकी, हर एक ऐसे जो नेशनल लेवल के स्पोर्ट फेडरेशन है, पता चलता है कि कुछ राजनेता वहाँ पर उसके बॉस बन गए हैं और सालों तक बस निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसके चलते वहाँ पर स्पोर्ट का ग्रोथ होने की जगह पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण ज़्यादा हो रहा है। थोड़े दिन पहले रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन ने क्रिकेट के बारे में किताब लिखी थी, जहाँ पर उन्होंने जिक्र किया क्रिकेट में भक्त कल्चर आ गया है।
भक्त कल्चर आप जानते हैं कि जैसे ट्विटर पर होते हैं बीजेपी के भक्त कि उनके खिलाफ आप कुछ भी बोले तो सब टूट पड़ते हैं। रामचंद्र गुहा का कहना है कि ऐसा ही भक्त कल्चर क्रिकेट में कि कोहली धोनी वो कुछ अगर अनैतिक काम भी करते हों, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, या बीसीसीआई के कुछ नियम है कि क्रिकेटर खुद आईपीएल में कोई मैच में इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं, क्रिकेट टीम में इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं, लेकिन उनके खिलाफ आप कुछ भी लिखो ट्विटर पे तो भक्त सब टूट पड़ते हैं। तो ये भक्त कल्चर के चलते भी कोई अनएथिकल काम हो रहा हो तो उस पर हेल्दी डिबेट करना मुश्किल हो रहा है। तो ये सब मुद्दे और भी हो सकते हैं। आप सोचना शुरू करिए, स्पोर्ट्स के बारे में कोई निबंध लिखना हो या स्पोर्ट्स एथिक्स के बारे में कुछ लिखना हो तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे आ गए। खैर, इसमें से तो एक ही मुद्दा आज न्यूज़ में दिखता है फ्रंट पेज पे कि कोहली एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया है कि जो कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम को सब किट, बैट बॉल, हेलमेट सप्लाई करती है। लेकिन ये बाकी जितने मुद्दे मैंने आपको गिनवाए, रशिया में डोपिंग और टेनिस में महिलाओं को अवार्ड में प्राइज़ कम मिलता है, ये सब मुझे कैसे पता चल गए? क्योंकि मैं रोज़ न्यूज़पेपर देखता हूँ, तो धीरे धीरे करके, ये एक दिन की बात नहीं है, आप 4 महीने पढ़ते रहिए, अपने आप मुद्दे जमा हो जाएंगे। तो कुछ लोग पूछते रहते हैं कि क्या हमने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, सीधा ही हम लोग करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो मिलता है महीने के अंत में उसको देख लेंगे तो नहीं काम चलेगा। भाई वो सामान्य प्रश्नों में मदद कर सकता है कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्टिकल 370 रिमूवल या व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रिपल तलाक बिल। लेकिन ऐसे जो डायनामिक प्रश्न पूछे जाए जिसका सीधा ही एक जगह जवाब ना हो, जैसे एनवायरमेंटल एथिक्स, जैसे स्पोर्ट्स एथिक्स, तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ के जो आदमी जाता है वो इधर उधर की बोल बच्चन कर सकता है। हाँ, तो ये हमने मुद्दा देखा। इसके बाद पेज 1 पर इंटरनेशनल रिलेशन, अमेरिका के एम्बेसडर यानी राजदूत जो भारत में इतने दिनों तक थे और अब वो जा रहे हैं, केनेथ जस्टर, उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या टकराव आ रहे हैं। पहला, आजकल भारत रशिया से हथियार ज़्यादा खरीद रहा है तो अमेरिका को पसंद नहीं। दूसरा, ये भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के नाम पर देश में ही उत्पादन करेंगे और विदेशी सामान को कम आयात करेंगे, और उस अनुसंधान में अमेरिकी चीज़ों पर जितने ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए हैं ये सब, तथा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स, ये एफडीआई वगैरह के नियम पॉलिटिकल धमाल के चलते इसको कब चेंज कर देते हैं वो सब प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब फ्रिक्शन पॉइंट्स है। हालांकि इनमें से ऐसा कोई भी मुद्दा जो हम पहले से नहीं जानते, इसलिए इसको अलग से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन में दूसरे समाचार याद करो। 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड पर भारत के इस बार चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि कौन थे? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि इंग्लैंड में आप जानते हैं वो वायरस म्यूटेशन हो गया, तो उसी की सब फायर फाइटिंग में वो बिजी है। हालांकि वो नहीं आएंगे तो नया चीफ गेस्ट कौन है उसके बारे में सरकार ने अभी कुछ जारी नहीं किया है। भारत के भूतपूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, उनकी किताब प्रेसिडेंशियल ईयर्स, उसमें उन्होंने कुछ जिक्र किया है कि ये नेता ऐसे थे, ये नेता ने मेरा इस दिन ऐसा सपोर्ट मांगा था, लेकिन इस टाइप की पॉलिटिकल चीज़ें काम की नहीं। बुक्स इन न्यूज़, तो ये प्रेसिडेंशियल ईयर्स प्रणब मुखर्जी की किताब है, ये आगे एक आध दिन हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो हर बार इसके बारे में जिक्र है तो हर बार वापस से नोट बनाने नहीं बैठना है, वो तो एक ही बार में हमने बना दी नोट। इसके अलावा तो वही सब किसान कोरोना चीज़ें जारी हैं। पेज 2 पे चले, अनुसंधान में कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में कुछ काम का नहीं। पेज 4 बड़ा सा विज्ञापन, कुछ काम का नहीं। पेज 5, 1-2 महीने पहले याद करो, IIM अहमदाबाद में एक स्टडी की थी कि कैसे सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील में, कोरोना के चलते लॉकडाउन है लेकिन उनको घर पे ले जाने के लिए अनाज या पैसा देना चाहिए, वो सरकार दे नहीं रही, और ये डिजिटल लर्निंग के नाम पे बहुत सारे गरीब बच्चे, उनके घर में टीवी मोबाइल की सुविधा नहीं और वो पढ़ नहीं पा रहे वगैरह। गुजरात हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान दिया था और फिर केस चल रहा था, राज्य सरकार से जवाब मांगा था। वो पूरी कंट्रोवर्सी क्या है वो काम की नहीं, लेकिन यहाँ पर गुजरात राज्य सरकार ने एक जो बात की है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट के लिए बहुत काम की है। गुजरात राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में IIM अहमदाबाद को काउंटर करते हुए ये कहा कि आप कहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा नहीं है और ये बच्चों के पास मोबाइल टीवी वगैरह नहीं, तो कई जगह पर उनके पास होता है लेकिन वो पढ़ते नहीं। तो स्पेसिफिकली राज्य सरकार ने कहा है ऑनलाइन लर्निंग इज़ अ मैटर ऑफ एफर्ट, व्यक्ति का, विद्यार्थी का खुद से भी उसमें दिल होना चाहिए। वन हैज़ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। ऑल दी ऑनलाइन एजुकेशन मटीरियल इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक फॉर फ्री। तो ये आपको भी लागू होती है कि पढ़ना हो जिसको हो तो सभी चीज़ फ्री में उपलब्ध है ही, यूट्यूब पे पढ़ लो, सब वेबसाइट से मटेरियल आप ले सकते हैं, लेकिन नियत होनी ज़रूरी है। कई बार मुझे ये कमेंट में और क्लास में लोग पूछते हैं कि मैं मोटिवेट नहीं हो रहा, मुझे आप कुछ कहिए मोटिवेशन के लिए। भाई अगर आपने एक्सटर्नल सोर्स से रोज़ मोटिवेशन निकालना पड़े, वो असल में आपके दिल में ही आग होनी चाहिए कि मुझे ऑफिसर बनना है। बाकी तो ये ऐसी बात हुई कि वो स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेके थोड़े दिन आपको कसरत में बॉडी जोरदार बन जाए लेकिन फिर वो असर चला जाए। तो उसी तरह बाहर से कोई आपको
ज्ञान देता रहे और कहता रहे रोज़ मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ। भाई खुद से करो, ये वन हैज़ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, ये याद रखो। पेज 6 राशि भविष्य कुछ काम का नहीं। पेज 7 पर विज्ञापन कुछ काम के नहीं। पेज 8 कॉलम में लेफ्ट साइड पर छोटे छोटे कॉलम, उसमें तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में वापस से लिखा गया जो हमने पढ़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप की तू में जारी है, उसका कॉलम काम का नहीं। गूगल में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपना लेबर यूनियन बनाया, लेकिन वो भी बहुत कुछ काम का नहीं। गूगल फेसबुक वगैरह के मसले जो हमको पता होना चाहिए, वो क्या डेटा प्राइवेसी और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते वगैरह, वो तो हम पहले ही कई बार देख चुके हैं। बड़े कॉलम में दीपक पेंटाल, उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में कॉलम लिखी, जो पढ़िए आप। उनका ये कहना है कि अभी ये किसानों का मुद्दा के नाम पर जितनी भी डिबेट चल रही है, वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एपीएमसी मंडी में बेच सकता है कि नहीं, किसानों का कर्ज माफ हो, डेट वेवर, उनको सब्सिडी और कैश ट्रांसफ़र में पैसा मिले, वही सब चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नवाचार, शोध, संशोधन, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। भारत देश का लेस देन 1% ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर रिसर्च में जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने जो भी फसलें हैं उसमें बेहतरी हो नहीं रही। चीन भारत से कम पानी इस्तेमाल करता है एग्रीकल्चर में, फिर भी उनकी जो भी चावल बनाता है उसकी पैदावार पर हेक्टर भारत से भी शायद डबल है। भारत के किसान जितना भी अनाज या फल सब्जी उगाते हैं उसका 20 से 30% तो ये पेस्ट यानी कीटक और वीड मतलब घास फूस जो आसपास लग जाती है, उन्हीं के चलते ख़राब हो जाता है। हर एक किसान के पास इतना पैसा नहीं कि वो पेस्टिसाइड, जंतुनाशक दवाएं या वीडीसाइड, वो घास फूस हटाने के अलग केमिकल आते हैं, वो सब खरीद सके। इसलिए हमने एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट ऐसा करना है जहाँ लो इनपुट हाई आउटपुट मिले। लो इनपुट मतलब पानी कम इस्तेमाल करे, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करे, और हाई आउटपुट मतलब पर हेक्टर पैदावार ज़्यादा हो जाए। ऐसा हमने रिसर्च सीरियल, मिलेट, पल्सीज, ऑयलसीड हर जगह पर करनी चाहिए। तो बाकी सब चर्चा जो हो रही है ये किसान और उसके फार्म लॉस, तो ये एग्रीकल्चर के रिसर्च डेवलपमेंट पे भी डिबेट जरूरी। हाँ, तो ये सब आप पढ़िए, इससे आपको बहुत सारी अच्छी वोकेबलरी मिलेगी, आप लिख पाएंगे। दूसरा एक कॉलम है वो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, उसके बाद मुंबई में कर्फ्यू लगा था, ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत अब काम कर। फिर हम चले पेज 9 पर। मैंने आपको पहले भी 500 बार बताया था और ये 501वीं बार बता रहा हूँ कि जब भी इंडियन एक्सप्रेस के पास लिखने के लिए मुद्दा नहीं होता तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में, उसमें बहुत कुपोषण बढ़ा है, चिंता का विषय है, करके लिखते हैं। आज भूतपूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यन ने भी ऐसी बड़ी कॉलम लिखी है, लेकिन इसमें कुछ जोरदार मुद्दे नहीं। मित्रों, ये इंडियन एक्सप्रेस की डेली कमेंट्री सीरीज़ मैंने नवंबर में शुरू की, तो लगभग नवंबर दिसंबर 2 महीने हो गए। ये 2 महीने में कम से कम 5वीं बार आज फिर से एक कॉलम आया है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की प्रतिमा लगानी चाहिए कि नहीं। भाई इसकी क्या उपयोगिता है? ये इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल टीम फालतू के मुद्दों पर एक बार कॉलम लिखा बराबर है, उसके काउंटर में किसी ने कॉलम लिखा बराबर, तो 2 कॉलम में बात खत्म करो। ये क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि ये 5वीं, 6वीं या 7वीं बार इस पर कॉलम लिखी जा रही है? और वैसे भी अभी तो कॉलेज बंद है, और जेएनयू में किसकी प्रतिमा लगती है तो पूरे भारत में क्या सभी के लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है? गुजरात के कॉलेज में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़ी मांगी जाती है, कोरोना के बावजूद फ़ी को कम नहीं किया, या कॉलेज बंद है फिर भी फ़ी मांगी जा रही है। जब कॉलेज खुलते हैं तो सामने सरकारी बसें कोई रुकती नहीं, क्योंकि सरकारी विभाग सोचते हैं कि ये तो सब स्टूडेंट पास वाले बच्चे हैं तो इनसे हमको कमाई नहीं होगी। एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि सरकारी बसें कम होती है यूनिवर्सिटी के सामने, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने पर्सनल व्हीकल लेने पड़ते हैं, तो उस पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ता है। पर्यावरण का प्रदूषण, क्योंकि हर आदमी अपना स्कूटर, मोपेड, एक्टिवा लेके आ रहा है। तो इस पर चर्चा करो, ये जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए या लगानी चाहिए, और ये कांग्रेस, बीजेपी और मतलब ये इंडियन एक्सप्रेस को कुछ पता ही नहीं कि लोग पूरे भारत में और भी जीते हैं, सब लोग कोई जेएनयू लेके नहीं बैठे। खैर, तीसरा कॉलम है डिजिटल पेमेंट के बारे में, ये आप पढ़िए। मित्रों, एनपीसीआई नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जिसको अलग अलग बैंकों ने शेयर होल्डिंग के द्वारा बनाया, और ये एनपीआई संस्था मशहूर है अपने यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी मदद से ये सारे डिजिटल पेमेंट ऐप काम करते हैं। वो मशहूर है अपने खुद के, ऐसा भीम ऐप है, फिर एक रुपे कार्ड है, ऐसा पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का पूरा नेटवर्क चलता है। इसी एनपीसीआई ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी एईपीएस बनाया है, जिसकी मदद से सब गरीब लोगों के आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और अलग अलग योजनाओं के साथ वो लाभार्थी है कि नहीं, वो सारे आंकड़ों को जोड़ा गया है, जिसकी मदद से ये मनरेगा वर्कर्स के सब सैलरी, सब्सिडी का पैसा, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा होता है। तो ऐसा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और ये सब तो माना जाता है कि बहुत इससे फ़ायदा होगा और
घी दूध की नदियाँ बहेंगी। लेकिन यहाँ उसके काउंटर में कुछ चिंता के विषय दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि डिजिटल पेमेंट इज़ नॉट अ पनेशिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन, कि सब गरीब लोगों को भी बैंक की लोन की, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, इंश्योरेंस पेंशन का पैसा मिले, ये सब वित्तीय सुविधा हो तो हम कहेंगे भारत में पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन है। आजकल हम ये सोचते हैं कि ये सब डिजिटल पेमेंट और यूपीआई भीम करो तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा, ये मानना गलत है। कॉलम में बताया गया है कि कई जगह पर पाया गया कि ऐसा गरीब आदमी जो नरेगा में काम करता है या गरीब बच्चे जो स्कॉलरशिप का पैसा लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड नंबर में डेटा एंट्री होती, मतलब जो सरकारी विभाग के होंगे क्लर्क, उन्होंने सब डाला होगा ये बैंक अकाउंट नंबर, ये उसका आधार कार्ड नंबर, कई जगह पर उसके अंदर एरर होती, जिसके चलते असल में पैसा वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। और ऐसा आदमी वो फरियाद करने जाए कि ये नंबर गलत लिखा गया है तो वो महीनों तक धक्के खाता रहे, तब भी उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते। कई बार ऐसे ही डेटा एंट्री ऑपरेटर जानबूझकर गलत बैंक अकाउंट नंबर लिखते हैं और पैसा चुरा लेते हैं, जैसा कि झारखंड में बड़ा स्कॉलरशिप स्कैम पाया गया। दूसरा प्रॉब्लम, भले आपने गरीब आदमी के बैंक खाते में पैसा जमा कर दिया और उसको कहा कि ये यूपीआई और भीम और ऐसी मोबाइल ऐप से आप डिजिटल पेमेंट करिए, कैश की ज़रूरत नहीं, लेकिन गांव में बहुत सारे ट्रेडर्स वो कैश में ही पैसा लेते हैं, उनके पास खुद इंटरनेट की भी प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम, वो मोबाइल चार्ज ही नहीं कर पाए तो कौन सा आप यूपीआई भीम यूज़ करने वाले। तो हमेशा गरीब आदमी को गांव में कैश की ज़रूरत रहती है, लेकिन अपना ही कैश का पैसा जो उसे सब्सिडी या मनरेगा के पेमेंट में मिला है, बैंक से उसने कैश निकालना हो तो 4 से 8 घंटे उसने बैंक की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हर जगह बैंक ब्रांच होती नहीं, उसने पास के किसी बड़े गांव या छोटे शहर में जाना पड़ता है, और वहाँ पर भी जो बैंक होते हैं दे आर अंडर स्टाफ्ड, स्टाफ की कमी होती है। तो एक ही काउंटर पे समझो कि 500 लोग खड़े हैं लाइन में, जिसके चलते उसका एक दिन का तो वेज, एक हफ्ते की उसने अपनी सैलरी निकालनी हो तो समझो उसके लिए उसने एक दिन तो छुट्टी रखनी पड़े पैसा निकालने के लिए। और ऐसे में भी वो जाते हैं तो उनका पासबुक अपडेट नहीं करते। बैंक पासबुक चीज़ क्या है, उसमें सब लिखा होता है, आपका अकाउंट नंबर और आपके खाते में कितने पैसे हैं और कौन सी तारीख को कितने पैसे आए गए। अब वैसे तो आप बैंक कस्टमर हैं तो जाएँ तो आपकी पासबुक को वो उसके स्पेशल कंप्यूटर प्रिंटर में रख के अपडेट कर देगा, लेकिन क्योंकि गांव के इलाके में जो बैंक होती है वहाँ पर स्टाफ की कमी होती है तो वो आपकी ध्यान नहीं लेते या फिर बहाने निकालते हैं कि प्रिंटर में इंक का रिबन नहीं वगैरह, और इसके चलते भी वो गरीब आदमी को पता ही नहीं चलता कि कितना पैसा आया गया, जिसके चलते बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम होते हैं। गांव के लोगों में डिजिटल लिटरेसी भी कम है, बहुत सारे मिडल मैन, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह पूरा काम उनका देखते हैं तो स्कैम होते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो यानी डिजिटल पेमेंट खुद से ही सब रामबाण इलाज है, पनेशिया है, ऐसा मानना गलत है। ये सब जो चिंता के विषय हैं उनके पर भी कुछ सॉल्यूशन लाना ज़रूरी। फिर हम चले पेज 10, वहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक समाचार हैं लेकिन इसमें एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं। पेज 11, जिनके साथ हमारी गलावन में जो झगड़ा चल रहा था उसकी सब रिपोर्ट आई है, लेकिन ऐसी अगेन ये भाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का नहीं, ऊपर ऊपर से हमें पता होना चाहिए ये मुद्दों में क्या हुआ था। कुछ लोग पूरा इधर ही हमको जेम्स बॉन्ड बन जाना है, भाई उसका एग्जाम में उपयोग है कि नहीं पहले आप खुद को प्रश्न करो। डायमंड ट्रेडर नीरव मोदी जो देश छोड़ के भाग गए और पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम किया था, अब पता चला कि उनकी बहन और जीजा जी ने ही उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनना तय किया है ताकि उनको खुद को सज़ा कम मिले। खैर ये भी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। ऐसी ही सब दूसरी नेगेटिव क्रिमिनल टाइप ऑफ न्यूज़ की कैसे नकली आधार कार्ड बनाकर चोरी की गई और चोरी का सामान बेचने की कोशिश हुई, या कैसे मिलावट खोरी वाला घी बेचा जा रहा है, लेकिन ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं। केरला में गोल्ड स्मगलिंग के केस की सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री। फिर ये कोरोना के अलग अलग जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन बन रहे हैं तो सरकार की ये जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और उनके नीचे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, उसमें कुछ लोगों ने ऐतराज़ जताया था सदस्यों ने कि इसका सही डेटा मिलना चाहिए वगैरह, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिटिसिज्म ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर एक कॉमेडियन मुनावर फारूकी, उसने कुछ जोक्स बनाए थे लेकिन उसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी थी, उसकी सब कंट्रोवर्सी। मित्रों ये मुनावर फारूकी, कुणाल कामरा, ये कंगना रनावत, ये सब लोगों का ये जो पूरा मसला चलता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के नहीं थे। इस टाइप के न्यूज़ पे आप वक्त बर्बाद ना करें। कोरोना के चलते फिजिकल कोर्ट हियरिंग अभी बंद है और डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट हियरिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसका सॉफ्टवेयर है वीडियो, VIDYO, जो कि NIC के सर्वर में रखा गया, लेकिन कई बार वो सर्वर क्रैश हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जताई है कि ये सब ठीक करिए जल्द से जल्द। 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विभाग के नीचे एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग।
ये कानून से नहीं बनाई गई तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका संविधान में भी जिक्र नहीं तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब नीति आयोग की तरह बस एक गजेट नोटिफिकेशन से इसको बनाया गया है। अब ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने नेशनल काउ साइंस का आयोजन किया है February 25 को। 1 घंटे की MCQ टेस्ट होगी, आप कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन से इसको दे सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गिव। उस बहाने का सर्टिफिकेट बायोडेटा में दिखाने को मिल जाए आपको। खैर तो पेज 11 और 12 में ऐसा ही सब, इसमें कोई बहुत ज़ोरदार चीज़ें नहीं एग्ज़ाम के लिए। पेज 13 पे चले। एक्सप्लेन सीरीज़ में एक तो वो सेंट्रल विस्टा का कोर्ट जजमेंट, लेकिन जितना बारीकी से इतने विश्लेषण किया इतना हमारे लिए काम का नहीं। जो 2-3 मुद्दे तैयार करने थे वो आज वीडियो के शुरुआत में हमने देख लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अफ्रीका का देश इथियोपिया वो एक बड़ा सा डैम बनाना चाहता है, ग्रांड रेनेसा डैम, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा डैम होगा। लेकिन वहाँ पर सूडान और इजिप्ट को ऐतराज़ है कि इससे हमको जो पानी आएगा वो कम आएगा वगैरह, तो आपस में मंत्रणा चल रही। खैर यहाँ पर उसका मैप दिया गया है, आराम से आप देखिएगा। फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन कि आजू बाजू कौन कौन सी चीज़ें हैं, बॉर्डरिंग कंट्री कौन से हैं, मेडिटेरेनियन सी किधर है, रेड सी किधर है, सोमालिया टच करता है कि नहीं वगैरह। तो एक्सप्लेन सीरीज में मतलब ये एक वन लाइनर के अलावा और कुछ काम का नहीं। पेज 14 पे चले। विश्व समाचार। काफ़ी टाइम से डेमोग्राफिक चेंजेस, मतलब जनसंख्या में जो बदलाव आ रहे हैं। जापान में भी आबादी कम हो रही है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। चीन में भी 1 चाइल्ड पॉलिसी के चलते उनकी आबादी कम हो रही है, जिससे भविष्य में मजदूरों की कमी होगी। ऐसी परिस्थिति का साउथ कोरिया में निर्माण हो रहा है। एक रिपोर्ट से पता चला कि साउथ कोरिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। उसका ये कारण है कि नौजवान साउथ कोरियन को लगता है कि वो निराशावादी हो गए हैं कि हमारी जीवन और बेहतर नहीं होगा, हम बेरोज़गारी रहेंगे और वहाँ पर मकान खरीदना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, जिसके चलते बहुत सारे लोग देरी से शादी करते हैं या शादी करते ही नहीं तो उनके बच्चे नहीं होते। एज अ रिज़ल्ट द पॉपुलेशन इज़ श्रिंकिंग। फिर वहाँ महिलाएं वो उच्च शिक्षा और करियर के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो बच्चों की देखभाल में वो सब नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोच के वो भी अवॉइड करती हैं। अल्टीमेटली साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हर नए बच्चे के जन्म पर हर महीने सरकार $274 देना शुरू करेंगी कुछ महीनों तक, लेकिन फिर भी जो जनसंख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। हाँ, तो इन सब से भारत को क्या लेन देन है मित्रों? प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे ने बार बार इसको हाईलाइट किया है कि कैसे चीन में आबादी कम हो रही है और उनके जो मजदूर हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनियां उसकी जगह नया कोई इलाके में फैक्ट्री लगाते हैं सोच के भारत में आ सकते हैं। उसी तरह साउथ कोरिया में भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काफ़ी प्रोडक्शन होता है, सैमसंग, LG जैसे बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पर उनकी ही आबादी कम हो रही है तो भविष्य में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड वो करीब 2040 तक तो धीरे धीरे हमारे पास यंगर जनरेशन बढ़ती रहेगी। तो हमने ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए कि उन सभी जगह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत में असेंबल इन इंडिया में आए। उसके लिए रिफॉर्म्स में ये सब नए अवसर हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा पेज 14 वर्ल्ड समाचार में बाकी तो वही सब, ब्रिटेन में म्यूटेटेड वायरस, जूलियन असांज की जेम्स बॉन्ड टाइप की खबरें, नेपाल में जो धमाल जारी था तो अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट उसका सब हियरिंग कर रही है। पाकिस्तान में एक मंदिर को तोड़ दिया था, लेकिन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तोड़े हुए मंदिर का वापस से पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। ट्रम्प की सब कंट्रोवर्सी, गल्फ में गल्फ अरब समिट हो रही, लेकिन ये जब तक इसमें से कोई बड़ी चीज़ निकल के ना आए कुछ काम का नहीं। फिर हम चले पेज 18। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना कि वो सब रिकवरी होगी नहीं होगी, वो तो मित्रों इकोनॉमिक सर्वे है तो एक बार में पढ़ लेना है। क्योंकि कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो वर्क फ्रॉम होम में अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस है, क्योंकि सब कंपनियां काम नहीं कर पाएंगी। ऐसा भारत में 2020 में इंटरनेट की तकनीकी खराबियों के चलते ही करीब $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है, ऐसा एक रिपोर्ट का कहना है। लेकिन ये सब इतना एग्जैक्टली आंकड़े याद करके जाएं और मैं इसको लिखूंगा और बहुत एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, एक हद से ज़्यादा मित्रों उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं। आप हवा में खुद से ही लिख सकते हैं कि इंटरनेट शटडाउन के चलते करोड़ों का नुकसान, फिर एग्जैक्टली कि 2.8 बिलियन था याद करके जाऊंगा। कुछ आंकड़े याद करने चाहिए, जैसे भारत में कितने लोग गरीब हैं या महिला साक्षरता दर क्या है वगैरह, लेकिन ये हर जगह पर आंकड़े याद करना कोई फ़ायदेमंद नहीं। आगे हमने कॉलम में देखा कि कैसे भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियाँ हैं। गाँव में मर्चेंट वो UPI भीम और कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, वहाँ पर इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है। तो ये सब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है, जिसके अंतर्गत Tier 3 से Tier 6 सेंटर, ये Tier 3 Tier 6 क्या होता है, वो सेंसस में जनसंख्या कितनी है उस हिसाब से वो क्लासीफाई करते हैं। तो समझो कि ये नीचे के जो टीयर में आएंगे Tier 3 Tier 6, वो ऐसे होंगे कि छोटा गाँव है
छोटे शहर हैं वो सब लोग, वहाँ पर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कि सब व्यापारियों के पास वो कार्ड रीडिंग मशीन हो, इंटरनेट की सुविधा हो, सब कनेक्टिविटी हो, उसके लिए कुछ सब्सिडी दी जाएगी आरबीआई द्वारा। तो हमने एक लाइन में तैयार करना है पीआईडीएफ स्कीम किसकी है, आरबीआई की, उसमें एग्जैक्टली कितने % सब्सिडी मिलती है, किसको मिलती है, वो सब लंबी चौड़ी काम की नहीं। उसी तरह एक नंबर है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये LEI नंबर वो इंटरनेशनल संस्थाओं द्वारा बनाया गया है जो असल में कंपनियों ने लेना पड़ता है, ताकि जब समझिए भारत की कंपनी विदेश से पैसा कर्ज पे ले रही है तो उसके जो लोन पेपर्स में उन्होंने ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर लिखना होगा, और उसके साथ बैकएंड में फिर उस कंपनी का कौन मालिक है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या, आधार कार्ड नंबर क्या, वो सब लिंक होगा। जिससे फ़ायदा ये हो कि भारत की कोई कंपनी भारत में ब्लैकलिस्ट हुई हो कि इसको लोन नहीं देना आपसे, वही आदमी जाके स्विट्ज़रलैंड में लोन में अप्लाई करे तो वो उधर भी उसको ब्लैकलिस्ट ही रहेगा, क्योंकि सबका लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर शेयर होगा। खैर, तो आरबीआई ने कुछ नए नियम बनाए हैं कि कोई भी कंपनी जो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रही है तो कंपलसरीली उन्होंने ये नंबर लेना होगा वगैरह। खैर, एक आध लाइन में आप याद कर सकते हैं कि LEI नंबर वो क्या है। एक प्रकार का ग्लोबल आधार कार्ड नंबर है जिसकी मदद से ये फर्जीवाड़ा करने वाले विजय माल्या टाइप के लोग और उनकी कंपनियों को हर जगह ब्लैकलिस्ट किया जा सके। इसके अलावा इकोनॉमी पेज में जितने भी समाचार है वो सब कुछ काम के नहीं, बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री टाइप की चीज़ें। फिर चले पेज 16, उसमें भी स्पोर्ट्स के समाचार लेकिन कुछ काम के नहीं। जैसे एक रेस्टोरेंट ने नकली कंपटीशन बनाया था कि आप यहाँ पर खाना खाने आइए और आप क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मिल सकते हैं वगैरह, लेकिन इंडिविजुअल स्कैम्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सिवाय कि वो बहुत बड़ी सुर्खियाँ बना दे और उसमें से कुछ एथिक्स का एंगल या कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमको निकलता हुआ दिखता हो। तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर।